नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का दोस्तों जो पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर का पीजीटी का, उसका दोस्तों हम पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं। जैसा कि हमने दोस्तों कहा था कि हम बिहार एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और उसके बाद हिंदी व्याकरण, ये हमारा दोस्तों पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों हम रचनाएं से हमने शुरू किया है पढ़ना। तो हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियां लगी हुई हैं। सबसे पहले चयनित कहानियों का बिंदु है, उसमें 6 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। सभी 6 कहानियां हम पूरे विस्तार से प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं और यूट्यूब में वीडियो भी डाल चुके हैं। आप सभी लोग आशा करते हैं कि पढ़ भी चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी 6 कहानियाँ उपलब्ध हैं जो बिहार के एस्टेट पेपर सेकंड में लगी हुई हैं, उनका अध्ययन कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं। 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, गोदान, मैला आंचल और त्यागपत्र जैनेंद्र जी का। तो दोस्तों उसी क्रम में हमने गोदान उपन्यास, जो कि 36 भागों में बटा हुआ है, तो गोदान उपन्यास का पूरे विस्तार से सभी 36 भागों का पूरे विस्तार से प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन किया था। और आशा करते हैं कि आप लोग देख भी चुके होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों। गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे 36 भाग दोस्तों गोदान के सभी वीडियो में भाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखा हुआ है, वहाँ पे देखिए जाके। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसका अध्ययन करना शुरू किया है। तो मैला आंचल उपन्यास दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि 50 से ज़्यादा खंडों में विभाजित है। उसी के दोस्तों हम 6 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। तो यही कहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने, आज हम उसका 7वां खंडों का अध्ययन करेंगे, अभी तक आप लोगों ने 6 खंडों का अध्ययन नहीं किया है मैला आंचल उपन्यास के, तो आप लोगों को एक भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए पहले जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैला आंचल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैला आंचल उपन्यास, आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी, उसके दोस्तों 6 खंडों का अध्ययन करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। उसके बाद में दोस्तों आज का वीडियो 7वें खंड का अध्ययन करिए। तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए, कि हिंदी विषय के लिए आप लोगों को कुछ भी खरीदना ना पड़े, ये ना तो कोई कोचिंग से बैच लेना पड़े। हम आप लोगों को निःशुल्क और जो प्रामाणिक विषय वस्तु उसके साथ आपको पढ़ने की सामग्री उपलब्ध करवाएंगे और पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को केवल कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा भी उत्साह वर्धन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों को लाभ पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैला आंचल उपन्यास का 7वां खंड। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया, डॉक्टर साहब का नौकर है। तो प्यारू दोस्तों कौन है? डॉक्टर साहब का नौकर। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया, प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया, डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो गहलोत, जनेऊ नहीं है। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोतहट टीसन मतलब स्टेशन, रोतहट टीसन में जो होम्योपैथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गड़ का जलखे, चूड़ा गुड़ का जलखे, जलखे का दोस्तों अर्थ है जलपान। तो चूड़ा गुड़ का जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा।
अलमारी को झाड़ना पोंछना होगा। पानी के ढोल के पास एक बोल, बोल का दोस्तों अर्थ है कठोत, तो पानी के ढोल के पास एक कठोत रखना होगा। पानी के ढोल के पास एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया दोस्तों, ललमुनिया का क्या अर्थ है? अल्मुनियम। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में अलमारी का एल्युमिनियम का कठोत बिछा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकाल कर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है वैसा ही गमछा है। साबुन नहीं है। अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली। कौन दोस्तों? तहसीलदार साहब की बेटी का क्या नाम है? तहसीलदार साहब कौन दोस्तों? कायस्थ टोली वाले। तो तहसीलदार साहब की बेटी का नाम है कमली। कमली जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मंगा कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काग भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हाँ हाँ राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल लगी करते हैं। अच्छा हाथ छोड़िए, सब कोई तो है ही। सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मज़ेदार आदमी है। सिंह जी दोस्तों कौन? राजपूत टोली वाले। तो सिंह जी मज़ेदार आदमी हैं। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव दोस्तों कौन? यादव टोली के मुखिया। तो खिलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। जोधकी जी नहीं आए, बोले दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर जोधकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी सभागाछी का दोस्तों क्या अर्थ है? विवाहार्थी मैथिलियों का मेला। अजी सभागाछी में लड़की वाले दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़ो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हट जाइए। अगमू कहता है, डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे। बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडा? रेडी दोस्तों, रेडी का मतलब क्या है? रेडियो। तो बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडी का मतलब है रेडियो। रेडियो है या रेडा? अब सुनिएगा रोज बॉम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी की का खबर, पटुआ का भाव, सब आएगा इसमें।
तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ। बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलूम बात। डॉक्टर साहेब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहेब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया दोस्तों कौन? कालीचरण। तो कालिया भी आजकल जय हिंद करता कहता है। प्यारू सामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है। लाल टेस। मूंछ नहीं है क्या? नहीं, मूंछ सफाचट कटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार हैं, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है। इनका नाम दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद है। कौन है? राजपूत कायस्थ सभा वाले, कायस्थ टोली वाले। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है। राजपार बगा के तहसीलदार है। इनका नाम राम कृपाल सिंह है। सीपे राजपूत टोली के मालिक। इनका नाम खिलावन सिंह यादव है। यादव छत्री टोले के मंडर है। इनका नाम कालीचरण है। बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलिया हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बताइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार कहते हैं हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन, लक्ष्मीदासिन, रामदास और दो मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धू तू 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 धू तू तू तू। और तुरही की आवाज सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर दो पूड़ियाँ फेंकती जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और ब्राह्मण भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जिलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे का दोस्तों क्या अर्थ है? खाना पीना। जल्दी से खाना पीना खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। विजय हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठे। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कमबेश नहीं। गुअर टोली के रौंदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूम कर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। किसकी दोस्तों? फिर से देखिए, गुअर टोली के रौदी बूढ़ा। किसकी बात हो रही दोस्तों? गुअर टोली के रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोलबानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर पर छाती पर कपड़ा से जरा भी सा भी सिर और छाती पर से कपड़ा जरा सा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बात करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? रौदी बूढ़ा की। गुअर टोली के रौदी बूढ़ा की। औरतों की तरह लजा कर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलाकर रौदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहे हैं। तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचन ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दूर मुंह झौ से बड़े पुराने से हंसी दिल लगी करते लाज नहीं आती। क्या दोस्तों कहा रौदी बूढ़ा ने?
दूर मुँह झौसे बूढ़े बूढ़े पुराने से हंसी दिल लगी करते लाज नहीं आती। हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्करी करते हो। इस गांव के लौंडे छोड़े बिगड़ गए हैं और सारा दुख इसी सिंघवा का है। जहाँ बूढ़े ही बदचाल हो तो लौंडों का क्या हाल। हम कह देते हैं, हाँ सुन रखो, हाँ महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सदगुरु हो डॉक्टर साहेब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष है। डॉक्टर साहेब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरैनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपये फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा, बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा, जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए, आप भी भोजन करके आराम कीजिए, कभी मठ की ओर भी आइएगा। सतगुरु साहेब कहिन है, दरस दरस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाध है, और डॉक्टर बाबू कौन जात है? दुसाध का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से, महात्मा गण नहीं की जय। भंडारा समाप्त हो गया। कोई त्रुटि नहीं हुई, कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बालदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। तो ये दोस्तों 7वां भाग था महिलांचल उपन्यास का 7वां खंड। अब 8वां खंड इसका पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, 8वां खंड देखते हैं इसका। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं। जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई? यह अच्छी बात नहीं। सदगुरु मुझे बल दो। सदगुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गुसाई कितना प्यार करते थे। हाँ, आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाय पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाय चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था, खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो। गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। ना जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहेब क्रोध किहीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। क्या अर्थ है दोस्तों? चलने का अर्थ है दस्त होने लगा। तो पेट मुंह चलने लगा मतलब उसको दस्त होने लगे। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने
महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चीलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चीलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी आई। लक्ष्मी कुनकुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थी और आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है। लक्ष्मी एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास जल्दी उठो जी। महंत साहब को क्या हो गया? महंत साहब को सदगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल दिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। रामदास कहता है, भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर ध्यान लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो, मसहरी मतलब मच्छरदानी, मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धूनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का जोत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गई। हम वहीं धूनी के पास लेट गए। कोठारिन जी जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिया, हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा तब माटी, इसके बाद सभी संतन के गोर। गोर का दोस्तों के अर्थ है समाधि। इसके बाद सभी संतन के गोर। गोर मतलब समाधि, समाधि पर माटी दी जाएगी। इतना भी नहीं जानते, माया जाल बिखंडने सुर गुरु दुख पर हरता सब सर्वे लोक जनाच जेन संतत हिया लोकिता। नमोस्तु सतगुरु साहेब को चरण कमल धरी शीस। सबसे पहले रामदास माटी देता है, उसके बाद लक्ष्मी दासिन मुट्ठी भर मुट्ठी भर माटी महंत साहब की सफ़ेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है, माटी देना भी नहीं जानते। गांव के कीर्तनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं। हाँ रे बड़ा रे जतन से सूगा एक है पोसल, माखन दुधवा पिलाए। हाँ रे से हो रे सुगुआ बिरछी चढ़ी बैठल, पिंजड़ा रे धरती लौटाए। गौर के बाद रामदास खंजड़ी बजा बजा कर निर्गुण गाता है। कहवा से हंसा आओला, कहवा समा ओल हो राम, कि आहो रामा हो कौन गढ़ कयल मुकाम, कवन लपटा ओल हो राम, डिम डिमिक डिमिक सुरपुर से हंसा आओल, नरपुर समा ओल है हो राम, कि आहो रामा हो काया गढ़ कैला मुकाम, माया ही लपटा ओल हो राम। जय हो सदगुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सूना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है कि है महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बिना रामदास के सहारा के एक पग चल भी नहीं सकते थे। किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ और बिना प्राण के काया।
कांचहि बास के पिंजड़ा, जामे दियरो न बाती हो। अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहब। चढ़ती जवानी में सतगुरु साहब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब का दोष नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सदगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है। दोष तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी, मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी। प्रभु क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सदगुरु के। बालदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कवित्त सब भूल गए। उसे माए जी की याद आ जाती है। माए जी का वह रूप, गंगा रे जमुनुआ की धार, नैनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढांढस की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव जी की भी आंखें छलछला जाती हैं। फल्गु में भी बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी सब परमेश्वर की माया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल आए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दुसाध टोली तक गली कूचू, अगवारा पिछवारा देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वह अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रोतहट हाट में ढोल भी दिला देना है। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज यह कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी इन लोगों का कोई विश्वास नहीं। रमता जो लोग हैं, इन लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। बराह छत्तर का दोस्तों, बराह क्षेत्र एक तीर्थ स्थान। तो बराह छत्तर जा रहा था। उसके नयन बड़े चंचल सत्संग में बैठी लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहेब वचन सुना रहे थे। आखर का अर्थ है दोस्तों पंक्ति। तो आखर कहते कहते अचानक रुक गए। बोले, हो नौगछिया के जवान उदासी जी, अरे साहेब वचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नयन गड़ाए हैं? माटी का शरीर तो मिथ्या है। साहेब बचन संत बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था, लेकिन बालदेव जी पर इनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही है लक्ष्मी। असल त्यागी यही लोग है लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी आप तो दास हैं जी। मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है।
दूसरा साधु होता है कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेख है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी को नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी, किससे लीजिएगा, आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी जी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी है, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था। मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंध ही निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस लिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। तो ये दोस्तों 8वां खंड था मैलाचल उपन्यास का। अब दोस्तों हम इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट में गोदान उपन्यास के सभी 36 भाग देखिए। मैलाचल उपन्यास के जो 8 खंड हो चुके उनका वीडियो देखिए, और कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उनका देखिए। अध्ययन करते रहिए और चूहे रहिए, चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।